हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फिर सारी PDF डाउनलोड कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है राजस्थान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस लॉकडाउन के दौरान सख्त गाइडलाइंस जारी रहेंगे और जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी, लेकिन ज़रूरी चीज़ों की दुकानें व ज़रूरी सेवाएं जारी रहेंगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है नई गाइडलाइन जारी की गई है और अब जो है उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है। और अभी प्रदेश में जो वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति है वो क्या है, तो शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर के गुरुवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जो है वो प्रदेश में लागू किया जा रहा है। और पहले क्या था कि शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन प्रदेश में घोषित किया गया था, लेकिन अब जो है 2 दिन और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में आइसोलेशन कोच स्थापित किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 10, सी है 15 और डी है 20। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 5। भारतीय रेल ने देश भर में 4000 कोविड केयर कोच में 64,000 बिस्तर तैयार किए हैं। 169 कोच के माध्यम से 2700 से अधिक बिस्तर राज्यों को अब तक उपलब्ध हुए हैं। भारतीय रेल के अनुसार ऐसे कोच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो रेलवे ने फैजाबाद, भदोही, वाराणसी, बरेली और नजीबाबाद में कुल 800 बिस्तर क्षमता यानी 50 कोच वाले 10-10 कोच तैनात किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे ने पूरे देश में 4000 कोविड केयर कोच जो है वो स्थापित करने का फैसला किया है। और इसके तहत कुल मिलाकर के अगर बेड देखे जाएँ तो 64,000 बेड जो है वो रेलवे ने तैयार करने की घोषणा की है। और अब तक रेलवे ने 169 कोच के माध्यम से 2700 से अधिक बिस्तर जो है वो राज्यों को उपलब्ध कराए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो रेलवे ने फैजाबाद, भदोही, वाराणसी, बरेली और नजीबाबाद में 800 बिस्तर क्षमता वाले 10-10 कोच जो है वो तैनात किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है राज्य कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है कि रेलवे ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये कोच स्थापित करने का फैसला किया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि जो रेलवे के कोच हैं वो इस तरह के कोच बनाए गए हैं जो कि ट्रेन के अंदर बनाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक ID नंबर जारी किया गया। यह नंबर कितने अंकों का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 12, सी है 15 और डी है 16। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 16 अंकों का। यूपी सरकार अब जमीन धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंकों का यूनिक ID नंबर आवंटित करने का फैसला किया है। इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक कर जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। पहले 1 से लेकर के 6 अंक गांव की जनगणना के आधार पर होगा, यानी जो 16 अंकों का यूनिक ID नंबर होगा उसमें जो पहले 6 अंक होंगे वो गांव की जनगणना के आधार पर होंगे। 7 से 10 अंकों तक भूखंड की गाटा संख्या और 11 से 14 अंक जमीन के विभाजन का नंबर होगा।
15 से 16 नंबर भूमि की श्रेणी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वर्गों में विभाजित किया गया है, जिससे कृषि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि चिन्हित की जा सकेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया है। अब इसके लिए जो वो नंबर होगा वो कितने अंकों का होगा, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये 16 अंकों का नंबर होगा। अब इसके साथ ही दोस्तों आपको और भी याद रखना है कि जो आधार कार्ड होता है उसमें कितने नंबर का जो अंक होता है वो कितने अंकों का होता है। तो ध्यान रखना है कि 12 अंकों का आधार कार्ड का नंबर होता है। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पशु आधार कार्ड बनाए थे, जो पशुओं के लिए आधार कार्ड बनाए गए थे, तो उसमें जो नंबर था वो कितने अंकों का था, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। वो 10 अंकों का नंबर था उसमें। और दोस्तों जो पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड में कितने अंकों का नंबर होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये भी 10 अंकों का नंबर होता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है। ऑप्शन नंबर ए है उर्जित पटेल, बी है टी रविशंकर, सी है रघुराम राजन और डी है शक्तिकांत दास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टी रविशंकर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा कि टी रविशंकर ने आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। रविशंकर इससे पहले आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे। और दोस्तों आरबीआई के जो 3 और अन्य डिप्टी गवर्नर हैं वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है, माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव। ये आरबीआई के 3 अन्य डिप्टी गवर्नर वर्तमान में हैं। और जो नए गवर्नर बनाए गए हैं वो कौन है, तो ध्यान रखना है, टी रविशंकर आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए हैं। अब दोस्तों अगर आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखना है 1 अप्रैल। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और दोस्तों जो आरबीआई है उसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। और अगर आरबीआई के पहले गवर्नर देखे जाएं तो पहले गवर्नर कौन थे, तो ध्यान रखना है सर ओसबॉर्न स्मिथ। ये रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक जो पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, इनका ये कार्यकाल रहा था। अब दोस्तों आरबीआई की स्थापना के बारे में अगर कुछ देखें तो आरबीआई की स्थापना जो है वो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। और दोस्तों जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने हिल्टन यंग आयोग को सुझाव दिए थे और उसी के तहत जो है आरबीआई को गठित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनका आरबीआई की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों उनकी एक पुस्तक थी, कौन सी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुस्तक थी और इसी के आधार पर जो है आरबीआई गठित की गई थी। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आरबीआई के गठित होने में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अब दोस्तों आरबीआई से संबंधित एक एक्ट भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई की स्थापना जो है वो किस एक्ट के तहत की गई थी, तो ध्यान रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार। कौन से, 1934 के अनुसार ये एक्ट है, इसके तहत जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों जो आरबीआई का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इससे संबंधित भी आपको ध्यान रखना है कि जो आरबीआई का हेड क्वार्टर है जब स्थापित की गई थी तब इसका जो हेड क्वार्टर है वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। लेकिन फिर 1937 में, कब, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 1937 में इसका जो हेड क्वार्टर है उसे कलकत्ता से स्थानांतरित करके मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में वर्तमान में आरबीआई का हेड क्वार्टर है। और जब स्थापित हुई थी तब कहाँ था, तो कलकत्ता में, तब इसका हेड क्वार्टर था। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है आरबीआई से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, बी है भारत, सी है अमेरिका और डी है रूस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया है। ब्रिटेन की सरकार ने अनुमान लगाया है कि ब्रिटेन की लगभग 40% कारों में 2035 तक स्व ड्राइविंग क्षमता होगी। इससे देश में 38,000 नौकरियों का सृजन होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन ऐसा देश बन गया है जहां पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये कौन सा देश है। तो ब्रिटेन ऐसा देश बन गया है। दोस्तों ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है। और ब्रिटेन के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो बोरिस जॉनसन वर्तमान में ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, बी है चीन, सी है बांग्लादेश और डी है भारत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी भारत। कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से स्वास्थ्य महकमे पर बहुत बोझ पड़ा, जिसकी वजह से स्थिति ज़्यादा खराब हुई। इससे पहले दूसरे देश भी भारत की मदद करने का ऐलान कर चुके हैं और उनमें से अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब समेत कई ऐसे देश हैं जो आगे आकर भारत की मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में कनाडा ने भी भारत की मदद करने का ऐलान किया है और कनाडा भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करने का ऐलान जो है वो कनाडा की सरकार की तरफ से किया गया है। अब दोस्तों कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा कनाडा की राजधानी है। कनाडा की मुद्रा है कनाडियन डॉलर और कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडो। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग जो किसी प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार उत्पाद पर मिलता है। जीआई टैग या भौगोलिक संकेत एक प्रकार का मोहर है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। अब दोस्तों अगर जीआई टैग के बारे में देखें तो जीआई टैग का मतलब क्या होता है? तो देखिए जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक ऐसा प्रतीक होता है जो उसकी विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, पहचान और गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसका फुल फॉर्म होता है जीआई टैग का। जीआई टैग जो है उस उत्पाद की गुणवत्ता के साथ साथ उसकी विशेषता को भी दर्शाता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें, साधारण शब्दों में अगर कहें तो जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी एक अलग पहचान का प्रमाण होता है। और दोस्तों भारत में सबसे पहला जो जीआई टैग है वो किसे दिया गया था? तो ध्यान रखना है दार्जिलिंग की चाय को भारत में सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। कब दिया गया था? तो ध्यान रखना है 2004 में जो दार्जिलिंग की चाय है उसे जीआई टैग दिया गया था। और दोस्तों जीआई टैग की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, किस एक्ट के तहत हुई थी? तो ध्यान रखना है कि वर्ष 1999 में जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट लागू किया गया था जो सितंबर 2003 से लागू हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्ट है वो 1999 में लागू किया गया था, लेकिन सितंबर 2003 में ये पूरी तरह से लागू
हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहला जो जीआई टैग है वो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और दोस्तों जो जीआई टैग है वो कौन सा मंत्रालय जारी करता है, तो ध्यान रखना है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जीआई टैग जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये था जीआई टैग का इतिहास, जिसे हमने आपको डिटेल में बताया। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जीआई टैग से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है। और अभी तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर है ये तमिलनाडु, मैप में देख सकते हैं। और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडपट्टी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है जगमोहन, बी है गिरीश चंद्र सक्सेना, सी है सत्यपाल मलिक और डी है ब्रज कुमार नेहरू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जगमोहन। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का 3 मई 2021 को निधन हो गया। वे 94 साल के थे। उन्होंने दिल्ली में अपनी आखिरी सांस ली। जम्मू और कश्मीर का गवर्नर बनने के अलावा वह भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर का पद 2 बार संभाला था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर के जो पूर्व गवर्नर थे जगमोहन, उनका हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों ये जो जगमोहन थे ये जम्मू कश्मीर के कब गवर्नर के पद पर रहे, तो आपको ध्यान रखना है कि 26 अप्रैल 1984 को, कब 26 अप्रैल 1984 को ये पहली बार जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने थे। और कब से कब तक रहे थे, तो 84 से लेकर के 1989 तक ये जम्मू कश्मीर के पहली बार गवर्नर रहे। और दूसरी बार ये बने थे 19 जनवरी 1990 को। और फिर ये रहे थे 26 मई 1990 को। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 बार ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर के पद पर रहे थे। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है? ऑप्शन नंबर ए है लुइस हैमिल्टन, बी है मैक्स वर्स्टप्पन, सी है डैनियल रिकार्डो और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं जो वर्तमान में मैकलेरन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं और फार्मूला 1 के आज तक के सबसे युवा विश्व चैंपियन हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स है ये भी हाल ही में किसने जीती है, तो लुइस हैमिल्टन ने इसे जीता है। और इसे जीत करके जो लुइस हैमिल्टन है उन्होंने अपने करियर की 97वीं जीत जो है वो दर्ज की है। और दोस्तों लुइस हैमिल्टन से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो लुइस हैमिल्टन है ये किस कंपनी की कार से रेसिंग करते हैं, तो ध्यान रखना है कि ये मर्सिडीज की कंपनी की जो कारें हैं उससे रेसिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है अमेरिका, सी है चीन और डी है इजराइल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। P-8I लंबी दूरी का गश्ती विमान है। इसका निर्माण बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। यह P-8A पोसीडॉन का एक वेरिएंट है। पोसाइडॉन का उपयोग अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है। P-8I समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी युद्ध, टोही मिशन और निगरानी करने में सक्षम है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। अब दोस्तों अमेरिका ने ये भारत को बिक्री के लिए मंजूरी दी है। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? तो जो बाइडेन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों ये थे 5 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था
हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नवीनतम सैन्य व्यय डेटाबेस में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, अमेरिका। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का निधन हो गया। यह किस हाई कोर्ट के जज थे? ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद, बी है मद्रास, सी है कोलकाता और डी है मुंबई। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।